हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो यशवंत जी हमारे साथ आज अलख में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड इट्स एन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ऑनर फॉर अस. We have stolen him for a couple of minutes before the show. So we are going to engage in a conversation about him and his journey and everything that he's been experiencing. यशवंत जी, आपके तबले के बारे में तो शायद हम सभी काफी जानते हैं और बहुत सुनते हैं. आपके बारे में कुछ नहीं, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता, कुछ भी सुनने को नहीं मिलता. आई एम श्योर आपकी जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी. आप इतने यंग एज में इतना परफॉर्म कर रहे हैं. आपने आपकी जर्नी म्यूजिक की लाइफ में कैसे शुरू हुई? जी, मेरे घर पे ही पहले से थोड़ा म्यूज़िक रहा है। और मेरे दादाजी एक कीर्तन करते थे। जहाँ गांव है हमारा, सीपत करके जगह है, छत्तीसगढ़ में बहुत छोटा सा जगह है। पापा रियाज़ किया करते थे, तबला बजाते थे। पर वो ऐसे प्रोफेशनल नहीं बजाते थे, उनको शौक था बजाने का, तो रेडियो के ज़रिए वो ऐसे सुन सुन के कुछ कुछ बजाया करते थे। तो उनको देख के मैं थोड़ा सा यू नो ऐसा सीख समझने लगा कि ये क्या हो रहा है, अच्छा लगता था मुझे। तो जैसे ये सब सिलसिला ऐसे ही चालू था, तो उनको लगा कि शायद इसको बजाना है तबला, या ये करना चाहता है। तो उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो सिखाना भी मेरा घर पे ऐसा शुरू हुआ कि उन्होंने मुझे नहीं सिखाया, मेरी मम्मी को पहले सिखाया। क्योंकि वो ड्यूटी चले जाते थे, तो उनका कहना था कि तुम घर पे रहती हो तो तुम्हारे नज़र में हमेशा रहेगा, तो तुम पहले तबला सीखो। वाह. तो उनको प्रॉपर एक 3-4 महीना अच्छे से सिखाया, बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए। तो उनको सिखाने के बाद फिर मेरी मम्मी ने हाथ रखवाया मुझे। हाँ। और वो खाना बनाते बनाते किचन में, कभी वो गैलरी में खड़ी है तो मैं वहाँ पे तबला लेके बैठा हूँ, और वो यहाँ ना बजेगा, यहाँ टून बजेगा, यहाँ धीन बजेगा, ऐसे। और वो हाथ से मुझे दिखाती थी कि ये ऐसे बजता है। तो उनसे ही मेरी शुरुआत हो गई। और पापा मेरे बोल जो होते हैं तबले के, उस समय मुझे पढ़ना तो आता नहीं था, तो वो पढ़ के सुनाती थी और मैं सुनता था और बजाता था। तो ऐसा सब ये जर्नी थोड़ा शुरू हुआ हमारा। तो दोनों का बहुत रोल है मेरी लाइफ में। और हमेशा बोलते थे कि हर दिन एक कैसेट सुनो तुम। तो मेरे पिताजी इतने शौकिया थे इन सब चीज़ों के विषय में, कि कहीं से भी वो ड्रम्स ऑफ इंडिया का एक कैसेट आता था, आप पहले देखे होंगे वॉकमैन और सब में। तो वो लेके आते थे, और सोने के टाइम पे जब मैं सोता था बेड पे, तो साइड पे वॉकमैन रख के मुझे वो चला देते थे, और मैं वो सुनते सुनते सो जाता था। और मेरे उठने से पहले वो वॉकमैन फिर से ऑन रहता था। मतलब बंद तो हो जाता था रात भर, पर मेरे उठने से पहले वो उठ जाते थे और वॉकमैन ऑन कर देते थे, ताकि ये उठे भी तो ये सुनते हुए ही उठे। और रोज का मेरा एक ड्यूटी था कि एक कैसेट में से ये चीज़ें निकालनी है, कायदा निकालना है, रेला निकालना है, और रोज उनको घर पे सुनाना है। तो उस टाइम पे मुझे वो 2 रुपए का लालच देते थे, मुझे गन्ने का रस बहुत पसंद था। तो वो बोलते थे कि तुम एक बोल निकालो, मैं तुमको 2 रुपए दूंगा, और तुम गन्ने का रस पी के आओ। तो ऐसा सब चालू रहता था घर पे। और जिस दिन पिताजी पैसा नहीं देते थे, तो उस दिन मैं डायरी में लिख के रखा रहता था कि ये ड्यू है। हिसाब. हाँ, हिसाब किताब करता था मैं। तो ऐसे चालू हुआ। फिर सचदेवा सर के पास सीखने के बाद उनको लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उन्होंने पिताजी को बोला कि आप इसको बाहर लेके जाओ, किसी अच्छे गुरु से जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा तबला सिखाते हों, जिनके पास बहुत अच्छी तालीम हो, तो उनके पास लेके जाओ। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आप पंडित मुकुंद भाले जी के पास जाइए, खैरागढ़ में है वो। तो उनके पास जब हम गए, तो मैं करीब 5 साल का था उस वक्त, 5 से 6 साल का। और उन्होंने पिताजी को बोला कि मैं इसको सिखाऊंगा, पर तुम सोच लो कि तुम मैनेज कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हारे नौकरी भी है, घर भी चलाना है, और इसको सिखाना भी है, तो कैसे करोगे वो बताइए। तो ऐसा चालू हुआ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं मैनेज करूंगा। तो वो छुट्टी लेके मुझे लेके जाते थे स्कूल से, मैं छुट्टी लेता था, लीव रोज? लेता, नहीं रोज नहीं, महीने में 2 बार कम से कम। तो जब भी जाते थे तो एक 3-4 दिन हम रहते थे वहाँ पे। और बीकॉम फर्स्ट ईयर में था। उसके बाद सेकंड ईयर जब मैं ज्वाइन किया था, तब मुझे आईटीसी एसआरए, जो कलकत्ता में एक एकेडमी है, आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी, वहाँ पे जो डायरेक्टर साहब थे, तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि इसको आप यहीं रहने दीजिए, हम स्कॉलरशिप देंगे, और ये इन सब गुरुओं के साथ रहेगा, सीखेगा आगे के लिए, इसके लिए। तो मैं उस दिन, मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। और इतना अच्छा मौका जो इतने लेजेंड्स हैं,
इनके साथ रह के सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। प्रोग्राम तो बाद की बात है, पर सीखने को जो मिलेगा वो बाद में नहीं मिल सकता। तो उनके साथ रहते रहते मैं उल्लास जी के साथ बजाने लगा, रियाज करने लगा, और अजय जी के साथ बजाने लगा, अप्पा जी के साथ बजाया, गिरजा देवी जी के साथ। तो ऐसा सब सिलसिला चलता रहा, और प्रोग्राम्स भी चलते थे मेरे उस टाइम भी, आना जाना हर जगह, अलग अलग जगह पे। फिर आगे सीखने की बात हुई तो मुझे गुरुजी ने ही पूछा कि आगे तुम्हारा क्या विचार है, क्योंकि खैरागढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सीखना हो सकता है, पर अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी है एक लेवल पे आने के लिए, थोड़ा अच्छा स्टेबल होने के लिए। तो मैंने मुंबई को पहले चुना। तो मुंबई में मैं गुरुजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, योगेश जी का। तो उल्लास जी ने तुरंत, अजय जी ने, दोनों गुरुओं ने एकदम बैठे ही बैठे फ़ोन लगा दिया उनको कि ऐसी सी बात है। और गुरुजी ने भी तुरंत एक्सेप्ट कर लिया मुझे, बिना किसी सवाल के। और उसके 2-3 दिन बाद मैं कलकत्ता से मुंबई चला गया, और फिर जो तालीम चालू हुई अभी तक चालू। तो तो मतलब एक जो आपके गुरु हैं वो खाली आपको म्यूजिक संगीत नहीं सिखाते हैं, हाँ, वो आपको एक इंडिपेंडेंट जी, इंसान बनने एकदम में एकदम। भी आपकी मदद करते हैं। मेरे जितने गुरु हुए हैं, मेरा नसीब इतना अच्छा है कि म्यूजिक तो सिखाए हैं, पर लाइफ क्या है, कैसा है, ये इस बारे में भी बहुत अच्छे से सिखाया है मुझे, कि कैसे रहना है संगीतकार। मतलब वो एक आर्टिस्ट तो बन जाता है, पर उससे पहले एक अच्छा इंसान इंसान, होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन अब मैंने क्या सुना है कि जैसे एक आर्टिस्ट की जी, उनके जितने संगत के आर्टिस्ट होते हैं, जितने उनके हाँ, अकम्पनिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो फिक्स होते हैं। जी वो जी सालों सालों बदलते ही नहीं है। जी तो जी अब आप जिन जिन लोगों के साथ में आप बजा रहे हैं, तो वो जी पहली बार उनके साथ बजा रहे हैं, तो जी जी ये जी कैसे हो गया कि उन्होंने अपने जो उनके बजाने वाले हैं हाँ, उनके अलावा किसी के साथ में बजा रहे हो? ये तो सब बहुत ही बड़े नाम है। जी जी जी। नहीं, शायद हो सकता है उनको लगा हो कि मैं कुछ उनके हिसाब से काम कर सकूं, उनको जैसा चाहिए मैं बजा सकता हूं। तो मे बी ये एक बात हो सकती है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके साथ बजाऊं। बट ये और कॉमन है कि नहीं है? नहीं, एक्चुअली क्या होते हैं, कुछ जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत चूजी होते हैं कि नहीं, हमें यही अकम्पनिश चाहिए, वो लाइफ टाइम उनका ही रहते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा म्यूजिक अच्छा हो। सो लास्ट क्वेश्चन आज जी के लिए। यशवंत, आपका आप बिना सोचे 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 आप यहाँ तक आए जी जी हैं, जी है ना? और आप अभी भी बहुत ही यंग हैं। हमने ये सुना है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यंग आर्टिस्ट के हाँ, लिए जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट होती डिफिकल्ट है होता है ना? जी। तो आप शायद एक तरह से, जहां से मैं देख रही हूँ, कि आप करीब करीब बीच में हैं, जी 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 है ना? हाँ ना बहुत ज्यादा, अब मतलब आप काफी पॉपुलर हैं, हाँ लोग आपको जान रहे हैं। आपके हिसाब से आप कहीं पे भी नहीं हैं, जी जी वो तो जी क्योंकि आपको तो सीखने हाँ वाली चीज है। देखिए, आप वहां से खड़े हो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत रिच जी जी है ना? हाँ बहुत गहरा आपका जी जी एक्सपीरियंस है। क्या हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हाँ बाकी सारे म्यूजिक अच्छे हैं, कोई हाँ हाँ म्यूजिक और कोई आर्ट फॉर्म खराब नहीं है, बट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का आज का जी, स्कोप क्या है? अगर, क्योंकि इसको सीखने में आदमी को हाँ 20 25 30 साल तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं, है ना? जी जी और आजकल की जिंदगी बहुत फास्ट है, फास्ट, लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी रिजल्ट आए, ठीक है? तो अगर अगर हम किसी को बोले कि नहीं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में अपना समय बिताओ, जी तो जी। क्यों? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी म्यूजिक करने से पहले अगर आपका बेसिक चीज़ बहुत क्लियर है, तो वो आप कोई भी गाना बजाना किसी भी फील्ड में ऑनर पे करे तो वो परफेक्ट होता है। क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक एक ऐसा म्यूजिक है, सुर ताल लय ये तीनों चीज़ों का उसमें समागम है। तो अगर आप गाना गा रहे हैं, तो अगर आपके सुर बहुत पक्के हैं और आपको बहुत अच्छी तालीम मिली है, तो आप जिस प्रोफेशन में हैं वो तो बहुत अच्छा करेंगे क्लासिकल, अगर आप सीख रहे हैं तो। पर उसके अलावा भी आप कुछ भी क्रिएट करना चाहेंगे या नई क्रिएटिविटी कुछ करना चाहेंगे, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। और वैसे ही सेम तबले में है, इंस्ट्रूमेंट में है, कि जितना अच्छा आप तबला बजा सकते हैं, परकशन बजा सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी जो वाद्य है जो परकशन से ताल्लुकात है, तो वो आप इजीली उसको समझ सकते हैं और सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप हम ऐसा बजा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आप ऐसा बजाइए। तो ये एक तरह से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अभी के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और अभी के जो भी म्यूजिक चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है,
जनरेशन वाइज बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई है। पहले के लोग बड़ा ख्याल सुनना बहुत पसंद करते थे। विलंबित एक ताल मतलब लोग 3-3 4-4 घंटे गाया करते थे पहले। पर अब इतना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कमर्शियल भी हो गई है, लोग इतना बड़ा सुनना नहीं चाहते। तो अब का म्यूज़िक थोड़ा टाइम के हिसाब से थोड़ा शॉर्ट हो गया है, पर उसका जो एक बातें जो उसमें अभी भी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो है। और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आगे बहुत अभी फिर से वो पुराना जो परंपरा जो चली आई पिकअप थी, होने हाँ वाला वो है, फिर से पिक। फिर से आने वाला क्योंकि मैं अभी भी मुझे जो अनुभव हुआ है पूरे इंडिया में काम करते हुए, तबला बजाते हुए आउट ऑफ इंडिया, तो लोग इस चीज़ को फिर से अपना रहे हैं है। और मुझे उनको भी बहुत ऐसे लगता है पसंद कि आ बढ़ रहा रहा है, है। बढ़ रहा है फिर से। क्योंकि महाराष्ट्र में तो गाने बजाने वाले कलकत्ता में इतने लोग हैं, आप देखेंगे तो बहुत हर गली में तबला बजाने वाले 2 लोग 4 लोग मिलेंगे ही। और पूरे कलकत्ता में बहुत लोग हैं, अच्छे बहुत बड़े बड़े सब कलाकार वहाँ से रहे हैं। और महाराष्ट्र में हैं, यहाँ सप्तक फेस्टिवल होता है तो हर साल इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा।